Okay. Subsection 3. Any income referred to in subsection 2 which A is applied to purposes other than charitable or religious purposes as aforesaid or ceases to be accumulated or set apart for application thereto. Section हाँ, ये बात क्या कर रहा था सेक्शन, एक बार वो कर लेते हैं तभी फिर कंटिन्यूटी। हम सेक्शन 11 की बात कर रहे थे। सेक्शन 11 में सबसेक्शन 2 वो एग्जामिशन की बात कर रहा है कि 85% जो हमने खर्चना है उसकी बात कर रहा था कि 15% हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 15% तक हम अगर नहीं भी खर्चते तो चलेगा। तो अब जो 85% हमने खर्चना है अप्लाई करना है। इफ इट इज अप्लाइड to purposes other than charitable or religious purposes as aforesaid or ceases to be accumulated or set apart. तो जो 85% हमने अप्लाई किया वो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस, जिस पर्पस के लिए हमारा, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमारा ट्रस्ट बना है उसके अलावा अगर हमने खर्च कर दिया, अप्लाई कर दिया, या तो या किसी वजह से हम 85% नहीं कर पा रहे हैं, 70% किया तो 15% जो एक्युमुलेट किया उसके लिए हमने फॉर्म 9B भर दिया। लेकिन वो एक्युमुलेट होने के बाद जब हम जो भी रीजन था कि पैसे नहीं आए या किसी और रीजन की वजह से, तो पैसे नहीं आए तो जिस साल पैसे आए उस साल या उससे अगले साल, या कोई और रीजन था तो जिस साल वो रीजन खत्म हो गया उससे अगले साल एक्युमुलेशन खत्म हो गई। एक्युमुलेशन वाला आपने मतलब खर्चा नहीं किया, अप्लाई नहीं किया। या ceases to be accumulated or set apart for application thereto का मतलब ये भी हो सकता है कि वो 9B नहीं भरा। तो clause B ceases to remain invested or deposited in any of the forms or modes specified in subsection 5। 11.5 में जो लिस्ट है उसके अलावा हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया। C is not utilized for the purpose for which it is so accumulated or set apart during the period referred to in clause A of that subsection or in the year immediately following the expiry thereof। अब जो हमने सेट अपार्ट किया था, एक्युमुलेट किया था, सेट अपार्ट किया था कि हमने बिल्डिंग खरीदनी है, अभी पैसे सफिशिएंट पैसे नहीं है तो उसे एक्युमुलेशन के लिए हमने डाल दिया। वो फॉर्म में आई सपोज उसमें लिखना ही होता होगा, क्यों हम नहीं कर रहे होंगे, कोई रीजन तो देना ही होता होगा ना। हमारा बिल्डिंग खरीदनी है, बिल्डिंग के लिए पैसे नहीं है, तो अब एक्युमुलेट तो कर लिया, फॉर्म 9B भी भर दिया, पर वो उस पर्पस के लिए यूटिलाइज ही नहीं किया। D is credited or paid to any trust or institution registered under section 12AA or to any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in subclause IV or subclause V or subclause VI or subclause VIA of clause 23C of section 10। section 10 23C में ये जितने क्लॉज हैं 4, 5, 6, 6A, उनके अंदर, उन क्लॉजेस के अंदर जो यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो रेफर किए हुए हैं वो, या किसी और ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो 12AA में रजिस्टर्ड है उसको आपने दे दिया, ट्रांसफर कर दिया पैसा। देन कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? shall be deemed to be the income of such person of the previous year in which it is so applied or ceases to be so accumulated or set apart or ceases to remain so invested or deposited or credited or paid or as the case may be of the previous year immediately following the expiry of the aforesaid period। तो ये चार जो क्लॉज हैं ABCD, चारों में नेगेटिविटी वाली बातें हैं कि वो जिस पर्पस के लिए हमारा ट्रस्ट है, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, उसके पर्पस के लिए नहीं अप्लाई किया, या 11.5 के अलावा अदर देन 11.5 में जो मोड प्रिस्क्राइब्ड है उनके अलावा कहीं इन्वेस्ट कर दिया, या अक्युमुलेट जो किया था वो अक्युमुलेट हमने यूटिलाइज नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, या किसी और ट्रस्ट को हमने दे दिया। उस सारी सिचुएशन में ये आपकी इनकम मान ली जाएगी उस ट्रस्ट की। सबसेक्शन 3A, notwithstanding anything contained in subsection 3 where due to circumstances beyond the control of the person in receipt of the income, any income invested or deposited in accordance with the provisions of clause B
of subsection 2 cannot be applied for the purpose for which it was accumulated or set apart, the assessing officer may, on an application made to him in this behalf, allow such person to apply such income for such other charitable or religious purpose in India as is specified in the application by such person and as is in conformity with the objects of the trust, and thereupon the provisions of subsection 3 shall apply as if the purpose specified by such person in the application under this subsection were a purpose specified in the notice given to the assessing officer under clause A of subsection 2. तो जो subsection 2 में 85% की जो application है, अब 3A सबसेक्शन में कह रहा है कि अगर कोई बियॉन्ड कंट्रोल के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जो बियॉन्ड द कंट्रोल थे ट्रस्ट के और वो अप्लाई नहीं कर पाए जिस पर्पसेस के लिए हमने हमारा ट्रस्ट बना था या हमने जो एक्युमुलेट किया था उस पर्पस के लिए, तो ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू द कमिश्नर, नहीं असेसिंग ऑफिसर, तो एक एप्लीकेशन लगेगी असेसिंग ऑफिसर को कि भाई हमने जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग खरीदनी थी, हमने कि 5 करोड़ की बिल्डिंग है, जैसे हम कल एग्जांपल जो ले रहे थे, आज 1 करोड़ आया, अगले साल 1 करोड़ आया, अगले साल 1 करोड़ आया, फिर चौथे साल 2 करोड़ आए, लेकिन जब तक ये 4 साल तक पैसे हमने एक्युमुलेट किए, एक वो बिल्डिंग के रेट ही 5 की जगह 10 करोड़ हो गई 4 साल बाद। दूसरा, वो बिल्डिंग का जो एरिया है या कुछ ऐसा हो गया कि वो बिल्डिंग हम खरीद भी लेते हैं तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता, तो हमने चेंज करना है कि भाई ये नहीं है, या कुछ और ऐसा कोरोना ही आ गया जैसे फॉर एग्जांपल, तो हमने बनाया कि भैया ये बिल्डिंग के लिए जो हमने 3 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, अगले साल जब आएंगे 3 करोड़ रुपए अपने पास रखे रहने से क्या फायदा, बैंक में एफडी करा के रखी हुई है, कोरोना के लिए इतने लोग सफर कर रहे हैं, लेट अस चेंज आवर पर्पस कि भाई इंस्टेड ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी, कोरोना के जो जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी हेल्प के लिए यूज कर लेते हैं। सो चेंज ऑफ पर्पस, हमारा ट्रस्ट में ये वाला पर्पस नहीं था, या तो एक, या दूसरा हमारा जो रीजन था बिल्डिंग खरीदने की वजह से जिसमें हमने एक्युमुलेट किया, तो वो एक्युमुलेट करने के लिए हमने 9B भरा था, उसमें हमने लिखा बिल्डिंग खरीदनी है, अब उसको हम चेंज कर रहे हैं, तो एक एप्लीकेशन लगाएंगे असेसिंग ऑफिसर को कि भैया ये हमारा पर्पस एक्युमुलेशन का बिल्डिंग का था, लेकिन हम चेंज कर रहे हैं और इसको हम कोरोना के लिए यूज करेंगे। तो जैसे ही वो असेसिंग ऑफिसर हमें अलाउ करेगा, तो वो हमारा ये जो सेक्शन 3 में ये जो ABCD है, हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए खर्च कर रहे हैं एक्युमुलेशन की जगह, या कोरोना वाला हमारा इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं था, मेडिकल नहीं था, हम तो एजुकेशन के लिए कर रहे थे, या हम कोई और चैरिटेबल ऑब्जेक्ट था लेकिन उसमें ये कोरोना मतलब फूड टू पुअर ऐसा कुछ नहीं था, तो अब अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स में हमने खर्च करना है, तो 3 सबसेक्शन 3 कह रहा था कि फिर आपकी वो इनकम मान ली जाएगी, टैक्स देना पड़ेगा, तो 3 इंसर्ट कर दिया कि ऐसे सिचुएशन में आप अगर असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन लगाओगे और वो परमिट करेगा तो वो मान लिया जाएगा, वो सेक्शन सबसेक्शन 3 इसमें अप्लाई नहीं होगा, मतलब अप्लाई ऐसे मान लिया जाएगा कि वो आपका जो पहले का ऑब्जेक्ट जो था वही उसी पर्पस के लिए आपने अप्लाई किया है। प्रोविजो, provided that the assessing officer shall not allow application of such income by way of the payment or credit made for the purposes referred to in clause D of subsection 3 of section 11। D में क्या था, हाँ, अगर किसी और इंस्टीट्यूशन को दे देते हो तो उस सिचुएशन में वो अप्लाई अगर करते भी हो तो वो असेसिंग ऑफिसर आपको अलाउ नहीं करेगा, ABC के लिए कर देगा, D के लिए नहीं करेगा। आप एप्लीकेशन आप लगाना अप्लाई आप करना चाहते हो बाय वे ऑफ डोनेटिंग टू अदर ट्रस्ट, तब ये एप्लीकेशन पे असेसिंग ऑफिसर आपको परमिट नहीं करेगा। प्रोवाइडेड फर्दर that in case the trust or institution which has invested or deposited its income in accordance with the provisions of clause B of subsection 2 is dissolved, okay, the assessing officer may allow application of such income for the purpose referred to in clause D of subsection 3 in the year in which such trust or institution was dissolved। तो वो फर्स्ट प्रोविजन तो कह रहा है कि अगर आप उस एप्लीकेशन ऑफ जो फंड्स है आप उसको बाय वे ऑफ डोनेशन टू अदर ट्रस्ट करते हो तो वो अप्लाई करने के बावजूद परमिट नहीं करेगा, लेकिन
सेकंड प्रोविजो कह रहा है कि अगर वो ट्रस्ट डिसॉल्व हो रहा है उस सिचुएशन में वो नेचुरली आप डोनेशन करोगे सिमिलर ट्रस्ट को तो वो परमिशन दे देगा। सबसेक्शन 4, for the purposes of this section, property held under trust includes a business undertaking so held, and where a claim is made that the income of such undertaking shall not be included in the total income of the person in receipt thereof, the assessing officer shall however have power to determine the income of such undertaking in accordance with the provisions of this act relating to assessment, and where any income so determined is in excess of the income as shown in the accounts of the undertaking, such excess shall be deemed to be applied to purposes other than charitable or religious purposes. इस सेक्शन के अंदर जो प्रॉपर्टीज ट्रस्ट के अंदर रखी हुई हैं वो बिजनेस अंडरटेकिंग की जो असेट्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, और अगर कोई क्लेम कर रहा है कि जो इनकम है इस अंडरटेकिंग की वो हमारी टोटल इनकम में ऐड ना की जाए, मतलब वो भी एग्जाम मान ली जाए, तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है उस बिजनेस अंडरटेकिंग की इनकम को असेस करे, और अगर जो भी ट्रस्ट ने रिटर्न फाइल की है उसके अंदर जो अंडरटेकिंग की इनकम दिखाई है उससे ज्यादा निकलती है असेसमेंट में, तो वो अदर देन चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए अप्लाई की हुई मानी जाएगी। इट विल नॉट बी टेकन एज एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस। मतलब वही पेनल्टी है, आप कहते हो जी मेरी बिजनेस अंडरटेकिंग से 1 करोड़ रुपए की इनकम हुई है और असेसमेंट की तो 1.5 करोड़ हो गई, तो 1 करोड़ तो आपने इनकम लेके चैरिटेबल पर्पस के लिए अप्लाई किया, आपने एप्लीकेशन मान ली, लेकिन जो 50 लाख असेसमेंट में एडिशन हुआ वो 50 लाख को चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं माना जाएगा, मींस उस पे टैक्स लगेगा, ऐसा कहना चाहता है मेरे हिसाब से। सबसेक्शन 5 नहीं, सबसेक्शन 4A, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 3A shall not apply in relation to any income of a trust or an institution means profits and gains of business unless the business is incidental to attainment of the objectives of the trust, or as the case may be the institution, and separate books of account are maintained by such trust or institution in respect of such business. तो जितने भी हमने अभी सेक्शन पढ़े 1 सबसेक्शन 1 2 3 और 3A वो अप्लाई नहीं होंगे किसी भी ट्रस्ट की ऐसी इनकम के लिए जो कि बिजनेस एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस वाले हेड में आते हैं, जब तक कि वो बिजनेस ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए इंसिडेंटल है। नॉन इंसिडेंटल है तो वो बिजनेस प्रॉफिट्स आएगा, इंसिडेंटल है तो वो सेक्शन सबसेक्शन 1 2 3 और 3A के हिसाब से एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है in respect of such business. The forms and modes, subsection 5, the forms and modes of investing or depositing the money referred to in clause B of subsection 2 shall be, वो 11(5) वाली जो अब लिस्ट आ गई। 1. Investment in saving certificate as defined in clause C of section 2 of the Government Saving Certificates Act 1959 and any other securities or certificate issued by the central government under the small saving schemes of that government. कौन सी होती है मुझे पता नहीं है, याद नहीं है, पर गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट वाली जो स्कीम्स है शायद एनएससी वगैरह उसमें आते हो, आई डोंट नो। डिपॉजिट इन एनी अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, डिपॉजिट इन एनी अकाउंट विद अ शेड्यूल्ड बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी engaged in carrying on the business of banking including a cooperative land mortgage bank or a cooperative land development bank। तो बैंक शेड्यूल्ड बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक। Explanation: in this clause, scheduled bank means a State Bank of India constituted in the State Bank of India Act 1955, a subsidiary bank as defined in the State Bank of India subsidiary bank, a corresponding new bank constituted under Section 3 of Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1970, or under Section 3 of the Banking Company Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1980, or any other bank being a bank included in the सेकेंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सारे बैंक आ गए।
शेड्यूल बैंक में इसका मीनिंग ये नहीं होता कि नेशनलाइज बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक भी शेड्यूल बैंक है। इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अंडर द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट। इन्वेस्टमेंट इन एनी सिक्योरिटी फॉर मनी क्रिएटेड एंड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट इन एनी सिक्योरिटी फॉर मनी क्रिएटेड एंड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मुझे नहीं आइडिया क्या है, किसी को हो तो बताओ। Investment in debentures issued by or on behalf of any company or corporation, both the principal whereof and the interest whereon are fully and unconditionally guaranteed by the central government or by a state government। तो ऐसे डिवेंचर उन कंपनी के या कॉर्पोरेशन के जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अनकंडीशनली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी की हो। इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट इन एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी, किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। प्रोविजो है उसमें, प्रोवाइडेड दैट वेयर एन इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट इन एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज बीन मेड एंड सच पब्लिक सेक्टर कंपनी सीजेस टू बी पब्लिक सेक्टर कंपनी। यहाँ ये रिस्क है। तब क्या होगा अगर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी से के परव्यू से बाहर हो जाती है? तब ए such investment made in the shares of such company shall be deemed to be an investment made under this clause for a period of 3 years from the date on which such public sector company ceases to be a public sector company। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि शेयर्स में है, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, और अगर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी सीज हो जाती है पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंडर प्रीव्यू से, तब 3 साल तक ये माना जाएगा कि वो पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है फंड्स। बी such other investment or deposit shall be deemed to be investment or deposit made under this clause for the period up to the date on which such investment or deposit becomes repayable by such company। अच्छा, अगर शेयर्स में इन्वेस्टेड थे किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में और वो पब्लिक सेक्टर कंपनी सीजेस टू बी सो, तब तो 3 साल तक उस पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि सीजेस टू बी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, 3 साल के बाद उसे विड्रॉ करना पड़ेगा ट्रस्ट को। लेकिन अगर डिपॉजिट्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं अदर देन शेयर्स हैं, तब अप टू द ड्यू डेट उस कंपनी में जब वो रीपेबल है तब तक वो उसको मान लिया जाएगा। 8 deposits with or investment in any bonds issued by a financial corporation which is engaged in providing long term finance for industrial development in India and which is eligible for deduction under section 8 of subsection 1 of section 36 subsection 1 और clause 8 में आने वाली ऐसी लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ऐसी इंडस्ट्रियल डेवलप, ऐसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस देती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। आई सपोज वो आईडीबीआई और ये सिडबी वही वाली होंगी। 9 deposits with or investment in any bonds issued by a public company formed and registered in India with the main object of carrying on the business of providing long term finance for construction or purchase of houses in India for residential purposes and which is eligible for deduction under clause 8 of subsection 1 of section 36। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आ गई जो। 9A deposits with or investment in any bonds issued by public company formed and registered in India with the main object of carrying on the business of providing long term finance for urban infrastructure in India। इसके लिए एक्सप्लेनेशन है। For the purposes of this clause, A long term finance means any loan or advance where the terms under which monies are loaned or advanced provide for repayment along with interest thereof during a period of not less than 5 years। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मीन है कि वो कम से कम 5 साल के लिए उसका रिपेमेंट पीरियड होना चाहिए। पब्लिक कंपनी का मीनिंग होगा shall have the same have the meaning assigned to it in section 3 of Companies Act 1956। अभी भी 56 कह रहे हैं। Urban infrastructure means a project for providing potable water supply, sanitation and sewerage, drainage, solid waste management, roads, bridges and flyovers और urban transport। वही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गया।
इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, प्रॉपर्टी तो परचेज कर ही सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड एनी मशीनरी और प्लांट अदर देन मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड इन अ बिल्डिंग for the convenient occupation of the building, even though attached to or permanently fastened to anything attached to the earth. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी से ही है, लैंड एंड बिल्डिंग, और उसमें कोई मशीनरी और प्लांट इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन ऐसी मशीनरी और प्लांट जो कि ऑलरेडी उस बिल्डिंग में इंस्टॉल्ड है और उस बिल्डिंग को ऑक्युपाई करने के लिए वो कन्वीनियंट है, तभी वो मानी जाएगी, चाहे वो भले ही कोई और प्लांट एंड मशीनरी अटैच्ड हो या परमानेंटली फास्टन हो टू द अर्थ। डिपॉजिट्स विद आईडीबीआई तो यहाँ अलग से आ गया, मैं तो ऊपर सोच रहा था आईडीबीआई आएगा। एस्टेब्लिश्ड अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर फॉर्म और मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसके अलावा भी कभी भी कुछ भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। 6. In this section, where any income is required to be applied or accumulated or set apart for application, then for such purposes the income shall be determined without any deduction or allowance by way of depreciation or otherwise in respect of any asset acquisition of which has been claimed as an application of income under this section in the same or any other previous year. सबसेक्शन 6 11(6) जो कहता है कोई भी इनकम जो कि रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड है या अक्यूमुलेटेड है, सेट अपार्ट फॉर एप्लीकेशन है, तो उस पर्पस के लिए जो इनकम डिटरमाइन करेंगे उसमें कोई भी डिडक्शन, डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई अलाउंस, ऐसा कुछ एसेट पे हम नहीं कंसीडर करेंगे, मतलब बिना डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं डालेंगे। 7. Where a trust or an institution has been granted registration under clause B of subsection 1 of section 12AA, okay, or has obtained registration at any time under section 12A as it stood before its amendment by the Finance Act 1996, and the said registration is in force for any previous year, then nothing contained in section 10 other than clause 1 and clause 23C thereof shall operate to exclude any income derived from the property held under trust from the total income of the person in receipt thereof for that previous year. कोई भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जिसको 12AA में रजिस्ट्रेशन मिला है या इस अमेंडमेंट से पहले 1996 के अमेंडमेंट से पहले सेक्शन 12A में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उसने, और वो फोर्स में भी है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तब सेक्शन 10 क्लॉज 1 और सेक्शन 10 क्लॉज 23C को छोड़कर बाकी सारे क्लॉजेस में जितने भी जो भी कुछ लिखा है वो shall nothing contained shall operate to exclude any income derived from the property held. तो मतलब उनकी एग्जेम्पशन 10 क्लॉज 1 और 10 क्लॉज 23C में जो एग्जेम्पशन है वो तो मिलेंगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी। ओके, तो बेसिकली यहाँ ये कह रहे हैं कि अभी तक तो ट्रस्ट और जो चैरिटेबल पर्पस और रिलीजियस पर्पस के लिए हमने पढ़ा 12AA और 12A का रजिस्ट्रेशन, और अब आने वाले समय में 12AB में रजिस्ट्रेशन जो मिलेगा उनको सेक्शन 11 से एग्जेम्पशन है लेकिन सेक्शन 10(1) और सेक्शन 10(23C) तो हमें पता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल्स के लिए स्पेसिफिक एग्जेम्पशन है। अब सेक्शन 10 तो बहुत सारी इनकम को एग्जेम्प्ट करता है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 10(1) और 10(23C) को छोड़ के बाकी सारी एग्जेम्पशन उनको नहीं मिलेगी जिनको 12AA और 12A में रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, और आगे आने वाले सालों में 12AB में जो मिलेगा। ओके, सेक्शन 11 इज ओवर। सेक्शन 10 बचा अब इसमें 10 में भी मेरे ख्याल से हम शेयर कर दूं पहले। सबसे लंबा सेक्शन 10 है और मुझे लगता है मैं सिर्फ इसमें सेक्शन 10 का क्लॉज 1 और क्लॉज 23C पढ़ लेना चाहिए अभी ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम which do not form part of total income
incomes not included in total income, section 10, in computing the total income of a previous year of any person, any income falling within any of the following clauses shall not be included. सेक्शन 10 के लिए सबसेक्शन नहीं है, सेक्शन 10 में जितने भी हैं सब क्लॉज हैं। जनरली तो सेक्शन 10 मतलब किसी भी सेक्शन के बाद सबसेक्शन होते हैं, फिर क्लॉज होते हैं, फिर सब क्लॉज होते हैं। सेक्शन 10 के लिए और सेक्शन 2 में भी सबसेक्शन नहीं होता। सेक्शन 245 की बात करते हैं तो सेक्शन 2 क्लॉज 45 है वो। तो सेक्शन 10 का पहला क्लॉज है एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम अगर कोई सी ट्रस्ट की है तो वो एग्जेम्प्ट है। और 23C पे आ जाते हैं। Any income received by any person on behalf of the Prime Minister's National Relief Fund or Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund, जिसमें PM Care Fund आ गया, और the Prime Minister's Fund Promotion of Folk Art, the Prime Minister's Aid to Student Fund or National Foundation for Communal Harmony, the Swachh Bharat Kosh set up by the central government, the Clean Ganga Fund set up by the central government, the Chief Minister's Relief Fund or the Lieutenant Governor's Relief Fund in respect of any state or union territory as referred to in subclause 3HF, IIIHF of clause A of subsection 2 of section 80G, or any university or other educational institution existing solely for educational purposes and not for purpose of profit, okay, and wholly, which is wholly or substantially financed by the government. यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि सोनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए और नॉन प्रॉफिट मेकिंग है और सारी होली या सब्सटेंशियली फाइनेंस है गवर्नमेंट से। एनी हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूशन फॉर द रिसेप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलनेस और मेंटल डिफेक्टिवनेस और फॉर द रिसेप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन ड्यूरिंग convalescence or of persons requiring medical attention or rehabilitation existing solely for philanthropic purposes and not for purposes of profit and which is wholly or substantially financed by the government। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे हॉस्पिटल जो कि wholly या substantially financed by the government है और वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं है, अपना मेडिकल पर्पसेस के लिए है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 3AB and 3AC, यूनिवर्सिटी और मेडिकल की बात करें, एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूशन रेफर्ड therein shall be considered as being substantially financed by the government for any previous year if the government grant of to such university or other educational institution, hospital or other institution exceeds such percentage of the total receipts including any voluntary contributions as may be prescribed of such university or other educational institution, hospital or other institution as the case may be during the relevant previous year। तो प्रिस्क्राइब की बात कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट में कितना सब्सटेंशियल की जो बात कर रहे हैं, होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस, यहाँ पर तो कह रहा है एज मे बी प्रिस्क्राइब, पर वो जो सेमिनार में बताया था 50% से ज्यादा होना चाहिए। Any university or other educational institution existing solely for educational purposes and not for purpose of profit if the aggregate annual receipts of such university or educational institution do not exceed the amount of annual receipts as may be prescribed। तो ये यहाँ पर तो एज मे बी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एजुकेशनल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, लेकिन हमने सेमिनार में सुना था पहले 1 करोड़ होती थी, अब 5 करोड़ कर दी है। Any hospital or other institution for the reception and treatment of persons suffering from illness or mental defectiveness or for the reception and treatment of persons during convalescence or of persons requiring medical attention or rehabilitation existing solely for philanthropic purpose and not for purpose of profit if the aggregate annual receipt of such hospital or institution do not exceed the amount of annual receipts as may be prescribed। यहाँ भी वो as may be prescribed कर रहा है, पर सेमिनार के हिसाब से पहले up to March 21 1 करोड़ थी, अब 5 करोड़ हो गई है। 4. Any other fund or institution established for charitable purposes which may be approved
by the prescribed authority having regard to the objects of the fund or institution and its importance throughout India or throughout any state or states or. अच्छा, सेक्शन 12 तो रजिस्ट्रेशन दे रहा है, सेक्शन 11 भी एग्जामिशन की बात करता है। सेक्शन कहते हैं और लेकिन सेक्शन 10 ओरिजिनेट कर रहा है कि कोई भी चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ 10(4) से वो एग्जाम्प्ट हो रहा है, ये इनकम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक 11 में आ गया। और जो लास्ट में जब अभी हम पढ़ रहे थे सेक्शन 11 में, वो कह रहा था क्लॉज 1 और क्लॉज 23C को छोड़ के, तो अभी हम 23C पढ़ रहे हैं। 23C का क्लॉज 4 ही चैरिटेबल पर्पसेस की बात कर रहा है, ये अप्लाई होगा। सेक्शन 11 में भी यहाँ से आ गई थी बात। 5. Any trust including any other legal obligation or institution wholly for public religious purposes or wholly for public religious and charitable purposes which may be approved by the prescribed authority having regard to the manner in which the affairs of trust or institution are administered and supervised for ensuring that the income accruing thereto is properly applied for the objects thereof. ठीक है, यहाँ रिलीजियस या रिलीजियस एंड चैरिटेबल दोनों की बात आ गई। और अप्रूव्ड एंड अप्रूवल वही 12A, 12AA और 12AB की बात करेंगे। Any university or other educational institution existing solely for educational purposes and not for purpose of profit other than those mentioned in subclause 3AB or subclause 3AD and which may be approved by the prescribed authority. तो ये जितने बताए थे 3AB और 3AD वाले, एक ये और एक ये, दोनों ही solely for educational purposes था और not for purpose of profit है। wholly और substantially financed है। ओके, तो ये wholly and substantially financed को छोड़कर उसके अलावा की बात कर रहा है, लेकिन जो कि prescribed authority ने अप्रूव किया। सेम वे यहाँ पर वो आ जाएगा any hospital or other institution for the reception and treatment of persons suffering from illness and mental defectiveness or for the reception and treatment of persons during convalescence or of persons requiring medical attention or rehabilitation existing solely for philanthropic purposes and not for purpose of profit other than mentioned in subclause 3AC and subclause 3AE and which may be approved. तो वापस wholly and substantially financed by central government था, यहाँ पर वो फाइनेंस वाला बात नहीं है, लेकिन अप्रूवल वाली बात आ गई है कि जो अदर देन wholly and substantially financed है उसके अलावा भी अगर अप्रूव्ड किए हैं तो वो कवर होंगे। प्रोविजो provided that the fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in subclause 4 or subclause 5 or subclause 6 or subclause 6A जितने भी अभी ये बात हुई shall make an application in the prescribed form and manner to the prescribed authority for the purpose of grant of the exemption or continuance thereof under subclause 4 or subclause 5 or subclause 6 or subclause 6A। तो ये सब जो हमने चारों ये पढ़े एजुकेशनल या हॉस्पिटल वाले, उनको पहले एप्लीकेशन भी देनी पड़ेगी एग्जेम्पशन लेने के लिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी बिफोर अप्रूविंग एनी फंड or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution under subclause यही चार है, ऊपर चार जो दिए 4, 5, 6 और 6A may call for such documents including audited annual accounts or information from the fund or trust or institution as or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution as the case may be as it thinks necessary in order to satisfy itself about the genuineness of the activity। इसलिए documents मांगने हैं genuineness of the activities के लिए of such fund or trust and the compliance of such requirements under any other law। जो हमने कल भी पढ़ा था, genuineness के अलावा इनकी जो और किसी लॉ में अगर compliance की requirement है तो उसको भी चेक करने के लिए for the time being in force by such fund as are material for the purposes of achieving its objects। और वो भी कौन सी compliance जो अदर लॉ में है, which are material for achieving its objects and the prescribed authority may also make such inquiries
as it deems necessary in this behalf, और कुछ भी अगर उसे necessary लगता है तो। अब following first and second proviso shall be substituted for first and second proviso to clause 23C of section 10 by the taxation and other laws relaxation and amendment of certain provisions act 2020 with effect from 1st April 21। जो नया चेंज जो फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो जो है वो उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। Provided that the exemption to the fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution referred to in subclause 4, 5, 6 or 6A under the respective subclauses shall not be available to it unless such fund or trust or institution or university or other education institution or hospital or other medical institution makes an application in the prescribed form and manner to the principal commissioner। अब यहाँ इसने प्रिंसिपल कमिश्नर की बात कर दी कि जो वहां पर ये नहीं बताया था कहाँ पे अप्लाई करना है, तो इन्होंने प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर फॉर ग्रांट ऑफ अप्रूवल। 1 where such fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution is approved under the second proviso, इसके बाद आएगा as it stood immediately before। अच्छा, इस अमेंडमेंट से पहले जो सेकंड प्रोविजो में था उसमें अप्रूवल था, then within 3 months from 1st of April 21। तो वो जो 30 जून तक अप्लाई करने हैं वो यहाँ से आ रहा है, ऑलरेडी जो चल रहे हैं जिनको अप्रूवल मिली हुई है। Second, where such fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution is approved and the period of such approval is due to expire at least 6 months prior to expiry of the said period। तो जो बात आई थी कि 5 साल के लिए मिलेगा रजिस्ट्रेशन और 5 साल कंप्लीट होने से 6 महीने पहले तक की बात यहाँ से कर रहे हैं सब क्लॉज 2 से। सब क्लॉज 3 where such fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution has been provisionally approved। जो सेमिनार में पढ़ रहे थे कि जो नए ट्रस्ट हैं उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देंगे 3 साल के लिए at least 6 months prior to the expiry of the period of provisional approval। तो 3 साल का जो प्रोविजनल अप्रूवल है उसकी एक्सपायरी से 6 महीने पहले या within 6 months of commencement of its activities whichever is earlier। जो भी एक्टिविटीज कमेंस करने के 6 महीने के अंदर अंदर जो भी पहले। हाँ जी, हाँ निखिल सर कल भी आया था वो सेक्शन में अपना सेक्शन 12 में या 12A में सर वहां भी था। हाँ, ये वहां भी था। तो मुझे लगता है सेक्शन 10 क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिशन सेक्शन 10 ने देनी है और सेक्शन 12 जो था वो रजिस्ट्रेशन का था 12A जो भी था, तो वो रजिस्ट्रेशन में भी ये पॉइंट्स दिए और वो यहाँ से उठ के दे दिए। 2 जगह देने का पर्पस तो नहीं समझ आया, लेकिन यहाँ एज ए प्रोविजो दे दिया कि आपको एग्जामिशन तो होगी लेकिन तभी होगी जब आप ये कंडीशन फॉलो करोगे, और वो रजिस्ट्रेशन में दे दिया कि भाई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको टाइमलाइन ये है, इसलिए 2 जगह आ गया। पर वो प्रोसीजर दे दी और यहाँ पे दे दिया कि ये लग जाएगा आपको। नहीं, दोबारा बताना। पर वो प्रोसीजर में दिया था कि ये प्रोसीजर फॉलो करो आपको ये मिल जाएगा, और यहाँ पे अलग से दे दिया कि ये मिलना चाहिए। अब वो तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर दिया उन्होंने, और यहाँ पर उन्होंने ये दिया कि आपको एग्जामिशन तो है सेक्शन 10 में 23C में, लेकिन तभी है जब आप ये इतने इस टाइमलाइन के अंदर करोगे। तो देखते हैं ना, जब एक्ट और रूल्स बेसिकली सेम ही होते हैं, उसमें एक्ट्स वाली सारी बातें होती हैं, तो ऑलमोस्ट सेम वाली बात होगी। आगे चलें। 4 in any other case at least 1 month prior to the commencement of the previous year relevant to the assessment year from which the said approval is sought। अब 30 जून के बाद अगर कोई ट्रस्ट बनाया किसी ने, तो उस केस में जिस असेसमेंट ईयर के लिए हम चाह रहे हैं ये अप्रूवल, तो उस असेसमेंट ईयर से जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे कम से कम 1 महीना पहले, कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर। अब मैं कुछ फिर दोबारा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मेरी अंडरस्टैंडिंग ये आ गई थी। एग्जांपल लेता हूँ, जब सेमिनार अटेंड कर रहा था वेबिनार्स, तब मेरी अंडरस्टैंडिंग आई थी कि भी अगर हम सपोज 10 जुलाई को जाके हम कोई नया ट्रस्ट बना रहे हैं, तो कहते हैं जी उसकी अप्रूवल सॉर्ट करने के लिए जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं 1 month prior to the commencement of the previous year। तो प्रीवियस ईयर तो मेरा स्टार्ट हुआ नेचुरली जिस दिन या तो 1 अप्रैल मानोगे 1 अप्रैल 21,
या जिस दिन मैंने वो इनकॉर्पोरेट किया 10 जुलाई 21, तो 1 महीना पहले मैं कैसे अप्रूवल के लिए जाऊंगा, ये मेरे को कंफ्यूज होता था। फिर 2-3 वेबिनार अटेंड करते करते मुझे लगा कि भाई इसका मीनिंग ये आ रहा है कि रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, तो जो इस प्रीवियस ईयर जो 10 जुलाई 21 को जो मैंने नया ट्रस्ट बनाया, तो उससे रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है, 22-23। तो 22-23 वाला जो प्रीवियस ईयर है उसको शुरू होने से 1 महीना पहले, यही है मीनिंग मेरे हिसाब से। तो आई थिंक तो 28 फरवरी 1 मार्च तक कर देना चाहिए। है ना, 28 फरवरी तक कर देना। वो बार-बार कह भी रहता है 28 फरवरी तक करना है। And the said fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution is approved under the second proviso. Provided further that the principal commissioner or commissioner on receipt of an application made under the first proviso shall, where the application is made under clause 1 of the said proviso, pass an order in writing granting approval. यहाँ वो 5 साल की बात आ गई, जो बार-बार हम वेबिनार में कहते जी जब एग्जिस्टिंग है तो 5 साल के लिए, तो क्लॉज 1 एग्जिस्टिंग की बात कर रहा था, तो 5 साल के लिए यहाँ पर दे दिया कि अप्रूवल 5 साल के लिए मिलेगा। 2 where the application is made under clause 2 or clause 3 of the said proviso, call for such documents or information from it or make such inquiries or as he thinks necessary in order to satisfy himself about genuineness of activities of such fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution and the compliance, ये वही सेम रिपीट कर रहा है, अदर लॉ में जो कंप्लायंस है लेकिन मटेरियल होनी चाहिए। B, after satisfying himself about the objects and the genuineness of its activities under item A, the compliance of the requirements under item B of subclause A, pass an order in writing granting approval to it for a period of 5 years. तो क्लॉज 2 जो कह रहा था 2 और 3 वो कौन सा था? अच्छा, क्लॉज 2 था एक्सपायरी से 1 महीना पहले, और क्लॉज 3 था अगर प्रोविजनली अप्रूव्ड है तो प्रोविजनल एक्सपायरी से 1 महीना पहले, 6 महीने पहले या 6 महीने कमेंसमेंट के 6 महीने के बाद। तो ठीक है, 2 और 3 में अगर आता है तो बेसिकली या तो प्रोविजनल अप्रूवल दे रखा था या रिन्यू कराना उन्होंने फाइनल, तो वो 6 महीने पहले की बात कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जेन्युइननेस देखेगा, एक्टिविटीज की कंप्लायंस देखेगा अदर लॉ में, जो कि टाइम बिंग इन फोर्स है और मटेरियल है फॉर द पर्पस ऑफ एक्टिविटीज और सब्जेक्ट, और अगर सेटिस्फाई है तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा और इन राइटिंग फर्दर 5 साल के लिए, और नहीं सेटिस्फाई होगा if it is not so satisfied, pass an order in writing rejecting such application and also cancelling its approval after reporting it a reasonable opportunity of being heard, opportunity देके cancel कर देगा। 3 where the application कल भी यही चीज आएगी अपॉर्चुनिटी। हाँ हेलो, पर कल भी यही चीज आई थी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हाँ सेम यही बात आई थी। where the application is made under clause 4, clause 4 था, हाँ नया अगर बनाना है तो वो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर को शुरू होने से पहले 1 महीना पहले तक अप्लाई करना है, 28 फरवरी तक। अगर क्लॉज 4 में एप्लीकेशन है, then pass an order in writing granting approval to it provisionally for a period of 3 years, fresh के लिए from the assessment year from which the registration is sought, and send a copy of such order to the fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution. Further provision, provided also that the fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in subclause 4 or subclause 5 or subclause 6 or subclause 6A, वो चारों जो ऊपर थे, A applies to its income or accumulates it for application wholly and exclusively to the objects for which it is established, and in a case where more than 15% of its income is accumulated on or after 1st day of April 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding 15% of its income shall in no case exceed 5 years. Okay. तो सब क्लॉज ए में यहाँ ये बात कर रहा है कि जो अगर कोई इनकम अप्लाई करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 15% से कम ज्यादा एक्युमुलेट कर रहे हैं तो जो उसकी एक्युमुलेशन का पीरियड है वो 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। B does not invest or deposit its funds other than
ये 11.5 वाली बातें कर रहा होगा सारी। एनी एसेट हेल्ड बाय द फंड, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, ये अदर देन, इसमें नहीं करनी। एनी एसेट्स हेल्ड बाय द फंड, ट्रस्ट or institution or any university or other educational institution, hospital or other medical institution where such assets form part of the corpus of the fund. तो किसी और does not invest or deposit its fund other than any asset held by the fund, trust, where such assets form part of the corpus of the fund, trust or any hospital as on 1st day of June 73. तो पुराने केसेस के लिए जून 73 से पहले वो उसके कॉर्पस में नहीं होने चाहिए, ऐसा कह रहा है। 15% की बात कर रहा है। अच्छा, ओके ओके, अदर देन कह रहे हैं ना, अदर देन, तो अदर देन कह रहा है, अदर देन अपने जो एसेट्स हैं हेल्ड बाय फंड या ट्रस्ट, या वेयर सच एसेट्स फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस में। हाँ, तो कॉर्पस में तो कर ही सकता है। एनी एसेट बीइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी डज नॉट इन्वेस्ट अदर देन, बताओ। डज नॉट इन्वेस्ट अदर देन मींस ये सब में करना है, बाकी किसी में नहीं करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना वो चाहते हैं। दोबारा बताना। पर डज नॉट इन्वेस्ट अदर देन दिस, यानी ये सब में करना है, बाकी किधर नहीं करना है इन्वेस्ट। हाँ, ये सब में करना है, लेकिन अब सेकंड वन ए आ रहा है, तो एनी एसेट बीइंग इक्विटी शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी held by any university or held shares of a public company where such assets form part of the corpus of any university. तो अगर शेयर्स हैं, अच्छा 1 जून 98 तक वो शेयर्स में भी कर सकता था, हमने कल परसों पढ़ रहे थे, तो उसके बाद फिर उसको टाइम था कि भाई इसको आपने विड्रॉ करना है। एनी एसेट्स बीइंग डिवेंचर, ये भी हम कल पढ़ रहे थे 83, उसके लिए भी कोई टाइम लिमिट दी थी कि अगर कोई किसी डिवेंचर्स अगर किसी कंपनी के या कॉर्पोरेशन के एक्वायर कर रखे हैं तो 1 मार्च 83 तक तो हो सकते हैं, उसके बाद फिर उसे उसको मतलब हटाना है, वहां से डिसइन्वेस्ट करना है। एनी एक्रीशन टू द शेयर्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉर्पस मेंशन्ड इन सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 1A बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स अलॉटेड टू द फंड। ठीक है, अगर किसी का बोनस आ गया, एक्रीशन टू द शेयर्स आ गए, तो वो तो फिर अलाउ कर ही थे, कल भी हमने पढ़ा था। एंड voluntary contribution received and maintained in the form of jewelry, furniture or any other article as the board may by notification in the official gazette specified. जो voluntary contribution आ रहा है और आ भी रहा है ज्वेलरी की फॉर्म में, फर्नीचर की फॉर्म में, तो वो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल गजेट में स्पेसिफाई करेंगे और वो अलाउ होगा for any period during the previous year, otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in section 11.5. ये समझ लो 11.5 के अलावा दे दिए इन्होंने, या शायद 11.5 में भी दिए हुए थे। ये कंडीशंस थी जो डिफरेंट स्टेजेस के बाद जाकर कुछ जो एग्जेम्पशन है वो विड्रॉ की, आप शेयर्स में नहीं कर सकते, डिवेंचर में नहीं कर सकते, पहले कर रखे थे, वो सब विड्रॉ कर लिए धीरे धीरे करके, और अल्टीमेटली 11.5 आ गया। और ज्वेलरी और फर्नीचर अगर कोई डोनेट कर देता है तो वो तो है ही। Explanation: for the removal of doubt, it is hereby clarified that for the purposes of this proviso, the income of the funds or trust or institution shall not include income in the form of voluntary contributions made with a specific direction that they shall form part of the corpus of such fund. हाँ, तो जो इनकम की बात कर रहे हैं वो इनकम जो ऐसी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आएंगी जो विद डायरेक्शन आएगी कि कॉर्पस फंड में जाएंगे, तो वो कॉर्पस फंड के डायरेक्शन के साथ जो कंट्रीब्यूशंस आ रही हैं वॉलंटरी, वो तो टोटली एग्जेम्प्ट है, वो तो इनकम का पार्ट ही नहीं है, तो इसलिए वो इनकम नहीं मानी जाएगी। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द एग्जेम्पशन अंडर सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 shall not be denied in relation to any funds invested or deposited before 1st April 1989। 4 और 5 की बात कर रहा है।
1989. Otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in 11.5, if such funds do not continue to remain so invested after 30th March 1993. ये भी कल पढ़ा था कि 1 अप्रैल 89 तक अगर किसी और फॉर्म में इन्वेस्टेड है तो 30 मार्च 93 तक उसे विड्रॉ करके 11.5 में इन्वेस्ट करना है। 11.5 की जो मोड्स हैं उसमें इन्वेस्ट करना है। Same way, provided also that the exemption under subclause 6 of subclause 6A shall not be denied in relation to any funds invested or deposited before 1st June 1998 जो पहले के रखे हैं, otherwise than in mode of 11.5 if such funds do not continue to remain so invested after 30 March 2001 30 मार्च 2001 तक वो विड्रॉ करना ही है। Provided also that the exemption under subclause 4 or 5 or 6 or subclause 6A shall not be denied in relation to voluntary contribution other than voluntary contribution in case of in cash or voluntary contribution of the nature referred to in clause B of the third proviso to the subclause, subject to the condition that such voluntary contribution is not held by the trust or institution otherwise than in any one or more forms or modes specified in subsection 5 or section 11 after the expiry of 1 year from the end of previous year in which such asset is acquired or the 31st day of March 1992, whichever is later. ये भी कल पढ़ा था। Provided also that nothing contained in subclause 4 or subclause 5 or subclause 6 or subclause 6 shall apply in relation to any income of the fund or trust being profits and gains of business unless the business is incidental. अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, incidental to the attainments of its objectives and separate books of accounts are maintained in respect of such business. Provided also that any notification issued by the central government under subclause 4 or 5 or 4 or 5 before the date on which the taxation laws amendment bill 2006 receives the assent of the president shall at any one time have effect for such assessment year or years not exceeding 3 assessment years, including an assessment year or years commencing before the date on which such notification is issued as may be prescribed in the notification. ये नहीं पढ़ा था। Provided also that any notification, दोबारा से पढ़ रहा हूँ, any notification issued by the central government under subclause 4 or subclause 5 before the date on which the taxation laws amendment bill 2006 receives the assent of the president. अच्छा, तो amendment bill आया और उसको president की assent मिलने के दौरान, उससे पहले अगर कोई shall or any one time have effect for such assessment year or years not exceeding 3 assessment years including an assessment year. मेरे को तो नहीं समझ में आई ये बात, ये नहीं समझ आई, किसी को आई हो तो बताओ। आगे चलते हैं। Provided also that where an application under the first proviso, इसी की बात कर रहा है, is made on or after the date on which the taxation laws amendment bill 2006 receives the assent of the president, every notification under subclause 4 5 shall be issued or approval under subclause 4 or 5 or 6 or 6A shall be granted on an order rejecting the application shall be passed within the period of 12 months from the end of the month in which such application was received. अच्छा, इसमें अब सेकंड प्रोविजन तो थोड़ा समझ आ गया कि जो असेंट मिलने के बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगी सब क्लॉज 4 या 5 में वो इशू की जाएंगी, अप्रूव की जाएंगी 4 5 6 और 6A में, या तो अप्रूव करी जाएगी, ग्रांट की जाएगी या रिजेक्ट कर दी जाएंगी और एप्लीकेशन लगानी है। और an order rejecting the application shall be passed within the period of 12 months. So गवर्नमेंट ने अपने लिए 12 महीने का समय रख लिया जिस दिन एप्लीकेशन रिसीव हुई उसके, सॉरी, following 8th and 9th provision shall be substituted for existing 8th and 9th. मुझे लगता है अभी ना मैं छोड़ देना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा होना शुरू हो गया। यहीं तक करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में करते हैं ताकि मुझे ये अभी मेरे को तो समझ नहीं आई ये वाला पोर्शन, और फिर कंफ्यूज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा खिचड़ी, है ना।
क्या कहते हैं, यहीं तक करते हैं? कुछ और किसी को कहना है? यस सर।